नमस्ते। मनोविज्ञान एवं जीवन अध्याय के तीसरे भाग में हम प्राकृतिक विपदाओं की चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित अनुभव और उनकी चेतावनी, सुरक्षा उपाय, इन्हीं बातों को लेकर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं हम कि प्राकृतिक विपदाएं कहते किसे हैं। सबसे पहले प्राकृतिक विपदाएं ऐसे दबावपूर्ण अनुभव हैं जो कि प्रकृति के प्रकोप का परिणाम है। अर्थात जो प्राकृतिक पर्यावरण में अस्त व्यस्तता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, इन्हें रोकना नहीं हो सकता। प्रायः ये बिना किसी चेतावनी के आती हैं तथा मानव जीवन और संपत्ति को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है। प्राकृतिक विपदाओं के प्रभाव से क्या क्या घटित हो सकता है, इसे हम इस तरह से देखें कि जो सामान्य जन हैं वह निर्धनता की चपेट में आ जाते हैं, आसरा विहीन और संसाधन विहीन हो जाते हैं, क्षतिग्रस्तता हो जाती है, प्रियजनों का खोना और मृत्यु, इसके बाद अभिघातज अनुभव भी होते हैं, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक विकार भी उत्पन्न होते हैं। देखिए, प्राकृतिक विपदाओं में ये बाढ़, अचानक आई बाढ़ को आप देख सकते हैं कि किस तरह यह विनाश कर रही है। उसी में इन नागरिकों के पास कोई संसाधन न होने की वजह से वे किस तरह से उसी पानी में जीवन यापन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये देखिए, इसे एक हम ये प्राकृतिक विपदा का ये एक अनुभव है, इसे हम सुनामी कहते हैं, जो समुद्र में काफी ऊंची लहरें उत्पन्न होती है और यह अब किनारों पर जो बसे शहर होते हैं, जो गांव होते हैं, उसमें किस तरह तबाही लाती है। आप देख सकते हैं कि ये समुद्र की लहरें कितनी ऊंची है। यह देखिए भूस्खलन हम इसे कहते हैं। पहाड़ों पर अक्सर क्या होता है कि नीचे जो बर्फ होती है वो जमी होती है और उसको ऊपर अगर मिट्टी जमी होती है, वहाँ घर बने होते हैं, वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि नीचे से जो बर्फ पिघलती है, तो बर्फ पिघलती है, पिघल जाती है और उस वजह से ये जो इलाका होता है वो धंसने लगता है। तो इसे हम कहते हैं कि यह भूस्खलन की घटना है। यह देखिए ज्वालामुखी का फटना, इसका लावा बेहद गर्म होता है, यह आसपास के इलाकों में बहुत ही तबाही लाता है। ये देखिए एक भूकंप, कि भूकंप जब आता है, जमीन के नीचे कंपन होती है और किस तरह मकान गिर जाते हैं, बड़े बड़े मंजिल वाली बिल्डिंगें भी टूट जाती है और किस तरह से एक तबाही का मंजर देखने को मिलता है। इसे भी हम एक देख सकते हैं कि यह एक चेरनोबिल जगह था, जहां परमाणु संयंत्र में रिसाव की वजह से भयानक दुर्घटना हुई थी। यह भोपाल में गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। तो यह भी एक प्राकृतिक विपदा का रूप है। वहां एक गैस के रिसाव से बहुत से लोग मारे गए थे। अभी के समय में हम कह सकते हैं कि किसी भी वायरस का प्रभाव, तत्काल कोरोना का प्रभाव, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यह भी एक प्राकृतिक आपदा का ही रूप है। अब हम देखें कि प्राकृतिक विपदाओं के कारण कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं। तो जो सबसे पहला है वो तात्कालिक प्रतिक्रिया है। इस विपदा के प्रति तात्कालिक प्रतिक्रिया सामान्यतः आत्मविस्मृति की होती है। सामान्य जन को यह समझने में कुछ समय लगता है कि इस विपदा का पूरा अर्थ क्या है तथा इसने उनके जीवन में क्या कर दिया है। कभी कभी वे स्वयं अपने से यह स्वीकार नहीं करते कि उनके साथ कोई भयंकर घटना घटी है। इन तात्कालिक प्रतिक्रियाओं के पश्चात शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है। शारीरिक प्रतिक्रियाएं में बिना कार्य किए भी शरीर थकान अनुभव करने लगता है, नींद आने में कठिनाई होती है, भोजन के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है,
वो व्यक्ति के हृदय गति और रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति एकाएक चौंकते हैं, डरने लगते हैं। फिर आती है सामयिक प्रतिक्रियाएं, जैसे शोक एवं भय, चिड़चिड़ापन, क्रोध, असहायता की भावना, अवसाद, कभी-कभी पूर्ण संवेग शून्यता, जिसे हम सुन्न होना कहते हैं, अपराध भावना कि व्यक्ति स्वयं जीवित है जबकि उसके परिवार के सभी सदस्य की मृत्यु हो गई, या वह खुद को दोष देने लगता है कि हम और जो उसके दैनिक कार्य हैं उनमें उसकी रुचि घटने लगती है। फिर आती है संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं। इसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति आकुल होने लगता है, उसकी एकाग्रता में कठिनाई होती है, वह किसी चीज पे ध्यान नहीं लगा पाता, उसे कुछ भ्रम होने लगते हैं, जो चीज नहीं है वह दिखने लगती है, उसकी स्मृति कम होने लगती है या लोप हो जाती है, कोई सुस्पष्ट स्मृतियां जो वांछित नहीं है वह दिखने लगती है, जैसे वैसे उसी घटना का बार बार स्वप्न के रूप में आना। फिर आता है सामाजिक प्रतिक्रियाएं, दूसरों से विनिवर्तन, दूसरों के साथ द्वंद्व, प्रियजनों के साथ विवाद, अपने आप को अस्वीकृत महसूस करना या अलग थलग महसूस करना। यह आश्चर्यजनक है कि अक्सर कुछ उत्तरजीवी दबाव के प्रति प्रबल सामयिक प्रतिक्रियाओं के मध्य भी वास्तव में स्वस्थ होने की प्रक्रिया में दूसरे के लिए सहायक होते हैं। इन अनुभवों का सामना करने के बाद भी जीवित बच जाने तथा अपना अस्तित्व बचाए रखने से ये व्यक्ति जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं तथा तदनुभूति के द्वारा इस अभिवृत्ति को दूसरे उत्तरजीवियों में विकसित कराने में समर्थ हो जाते हैं। प्राकृतिक विपदाओं के परिणाम को कम करने के उपाय, तो ये हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो चेतावनी होनी चाहिए। यदि पिछले कुछ समय से हम रेडियो सुनते रहते हैं तो मीडिया के माध्यम से ये चेतावनी दी जा सकती है, बाढ़ की संभावना, तूफान की संभावना का अखबारों में भी ये समाचार आता है कि ये तूफान आ रहा है, वहां से किनारे से मछुआरों को हटा दिया जाए, और शहर के या गांव के जो तटबंधी इलाके के लोग हैं वे सचेत हो जाएं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में भी पानी कितना आ रहा है, बढ़ रहा है, इसकी सूचना और चेतावनी दी जाती रहती है। सुरक्षा उपाय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ प्राकृतिक विपदाओं जैसे भूकंप के लिए हम सुरक्षा उपाय नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं कि जब हम अब मकान बनाते हैं तो भूकंप रोधी मकान बनाएं, तब भी ये घटना बेहद आकस्मिक होती है। तो इसके संबंध में कई बार सुरक्षा उपाय, हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि एक भूकंप आने के बाद कुछ और भूकंपों के आने की भविष्यवाणी की जाती है। मनोवैज्ञानिक विकारों का उपचार, इसके अंतर्गत स्वावलंबन उपागम तथा व्यावसायिक उपचार दोनों ही निहित होते हैं। अक्सर सर्वप्रथम लोगों को भौतिक सहायता जैसे भोजन, वस्त्र, औषधि, उपचार, आश्रय, वित्तीय सहायता इत्यादि प्रदान करना आवश्यक होता है। वैयक्तिक तथा समूह परामर्श इसके बाद अगला सोपान है। इसके अनेक प्रकार हो सकते हैं। उत्तरजीवियों को अपने अनुभव तथा सामयिक दशाओं का वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनके सामयिक घावों को भरने के लिए समय प्रदान करना। फिर है आत्मविश्वास की स्थापना। यह विश्वास अपने आप में उत्पन्न करना कि मैं ये कर सकता हूँ। जिन व्यक्तियों में तीव्र दबाव प्रतिक्रियाएं होती है उन्हें मनोरोग उपचार की भी आवश्यकता होती है। उनमें आत्म सक्षमता की भावना का उत्पन्न करने के लिए, उनके पुनः स्थापन या पुनर्वास के लिए भी ये अब अति आवश्यक है। संकट प्रबंधन के तत्व, देखिए कि ये हमने थोड़ा आपकी पुस्तक से नहीं लिया है, मैंने थोड़ा अलग जाकर इसे लिया है, मुझे ये जानकारी आवश्यक लगी। तो संकट प्रबंधन के तत्व यानी कि क्राइसिस एलिमेंट्स ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट में ये चीजें, इन चीजों को हम शामिल कर सकते हैं। जैसे जोखिम की कमी, तो जोखिम की कमी के अंतर्गत कानूनी और संस्थागत ढांचा सृजित करना, खतरा और असुरक्षा का विश्लेषण करना, जोखिम प्रबंधन के लिए योजना बनाना, समुदाय और सरकारी एजेंसियों का क्षमता निर्माण, जोखिम प्रबंधन की तकनीक अपनाना, पूर्व चेतावनी प्रणालियां स्थापित करना, जोखिम प्रबंधन में वित्तीय संसाधनों का प्रयोग करना, शीघ्र प्रत्युत्तर, प्रेरणा कार्यतंत्र और एसओपी का प्रयोग, तत्काल बचाव और राहत, समुदाय और स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय निकायों और सरकारी समन्वय की भूमिकाओं का समन्वय करना, प्रभावी सूचना प्रचार की स्थापना, अनुवीक्षण और मूल्यांकन, सुधार,
ये तीसरा कॉलम है सुधार से संबंधित। योजनाबद्ध सुधार, अधिक सतत आजीविका से पुनर्वास, पुनर्वास के उपायों में जोखिम कम करने की विशेषताओं का एकीकरण, अनुवीक्षण, लेखा परीक्षा और मूल्यांकन। पर्यावरण उन्मुख व्यवहार को प्रोत्साहन देने के लिए हमें हमेशा पर्यावरण उन्मुख व्यवहार को प्रोत्साहन देने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हम कैसे इसे कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि हम ये वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वाहनों को अच्छी हालत में रखने से, अथवा ईंधन रहित वाहन चलाने से, धूम्रपान की आदत छोड़ने से, फैक्ट्रियों में धुआं के निकलने का प्रबंधन करने से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरा है शोर के प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है, यह सुनिश्चित करके कि शोर का प्रबलता स्तर मध्यम हो, जैसे हॉर्न या फिर लाउड स्पीकर की जो ध्वनि है वो बहुत ऊंची नहीं होनी चाहिए। वृक्षारोपण, कचरे का प्रबंधन, कूड़ा करकट से निपटने का उपयुक्त प्रबंधन, जैविक रूप से कष्ट होने वाले तथा जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाले अवशिष्ट कूड़े को पृथक कर या रसोई घर की अवशिष्ट सामग्री से खाद बनाकर। चौथा है वृक्षारोपण और उनकी देखभाल। वृक्षारोपण करना तथा उनकी देखभाल की व्यवस्था यह ध्यान में रखकर करने की आवश्यकता है कि ऐसे पौधे और वृक्ष न लगाएं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। प्लास्टिक के उपयोग का किसी भी रूप में निषेध करना, इस प्रकार ऐसी विषैली अवशिष्ट सामग्रियों को कम करना जिनसे जल, वायु, मृदा का प्रदूषण होता है। उपभोक्ता वस्तुओं का पैकेज जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाले पदार्थों में कम बनाना। शहर में निर्माण संबंधी नियमों को बनाना जो इष्टतम पर्यावरणीय अभिकल्प का उल्लंघन न होने दे। अब हम आते हैं कुछ प्रश्नों पर। ये कुछ क्या आ गया है, दिख नहीं रहा है। पर्यावरण उन्मुख व्यवहार को प्रोत्साहन में, पर्यावरण उन्मुख व्यवहार के प्रोत्साहन में कौन शामिल नहीं है? प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम में कमी लाने के लिए इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? प्राकृतिक आपदाओं के बाद उपजी प्रतिक्रियाओं में ये नहीं है। तो ये था हमारा तीसरा भाग, और इसके साथ फिर हम आगे के भाग यानी कि चौथे भाग को लेकर हम प्रस्तुत होते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हमने इसे कई भागों में बांटा है। इंतजार कीजिए, जल्द ही